इसका एक या दो सवाल तो हर साल आते ही आते हैं। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे हम आयनिक इक्विलिब्रियम को इजीली मास्टर कर सकते हैं। एक ही केस बना के अगर इसको आप याद रखते हो तो बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। Hello dear students, today we will discuss about a very important topic of physical chemistry, that is ionic equilibrium. Students, ionic equilibrium अगर देखा जाए तो IIT मेंस के हिसाब से एक important topic माना जाता है। इसका एक या दो सवाल तो हर साल आते ही आते हैं। अपने में तो टॉपिक important है ही, और इस टॉपिक से रिलेटेड लिक्विड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस पर भी मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम को एक डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। उसका मेन रीज़न है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इतने सारे फॉर्मूले याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केसेस को आइडेंटिफाई करना, एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना, यही अपने में एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा जिससे हम आयनिक इक्विलिब्रियम को ईजिली मास्टर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ओवरव्यू ले लें। आयनिक इक्विलिब्रियम में देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एसिड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक मोनोप्रोटिक एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड्स और पॉलीप्रोटिक एसिड। बेसिस का भी देखा जाए तो बिल्कुल एसिड्स के जैसा ही केस है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक मोनोएसिडिक बेस, पॉली एसिडिक बेस, मिक्सचर ऑफ बेसिस, दोनों बिल्कुल सेम है। फॉर्मूले भी एक जैसे ही हैं। बस फ़र्क सिर्फ इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K यूज़ होता है, यहाँ पे K भी यूज़ होगा। इधर H+ की मोलैरिटी, इधर OH- की मोलैरिटी। अदरवाइज ये एक ही केस बना के अगर इसको आप याद रखते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें 4 तरह के केसेस हम लेते हैं: वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड एंड वीक बेस एंड वीक एसिड। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली एसिड बेस का ही एक एक्सटेंशन है, जहाँ पर कैटायन एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और एनाइन विल रिएक्ट लाइक ए बेस। उसके बाद फिर हम बफर सॉल्यूशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, जहाँ पर हम इंडिकेटर्स, टाइट्रेशन कर्व्स, ये सब डिस्कस करते हैं। सबसे आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको इस टॉपिक का दे दूं, देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो वीक एसिड के कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं। ये जो वीक एसिड सोल्यूशन है, इस पे 3 तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं। पहला केस, अगर वाटर में मान लीजिए हमने कोई वीक एसिड ऐड किया तो यहाँ पर वीक एसिड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, क्वाड्रेटिक ये बन गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा निकालेंगे, पीएच वगैरह सारा कैलकुलेट हो जाएगा। डेफिनेटली सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, पीएच विल बी लेस देन 7। इस सॉल्यूशन में वीक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हमने ऐड किया है, और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम वीक है। दूसरे तरह का न्यूमेरिकल आता है हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड। हमने वाटर में सॉल्ट ऐड किया, ये सॉल्ट जो कॉन्जुगेट बेस देगा X-, वो वाटर के साथ बेस की तरह रिएक्ट करेगा और OH- प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमेशा वीक एसिड का दिया होता है, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमें उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके पीएच निकालेंगे और इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 7 बिकॉज वीक बेस। तीसरे तरह का न्यूमेरिकल वीक एसिड्स पे आता है, जहां पर हमने वाटर में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों को अलग से ऐड किया और दोनों का अमाउंट कंपेरेबल रखा है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बफर बोलते हैं, और इसमें या तो हम हैंडरसन इक्वेशन यूज़ करेंगे या फिर हैंडरसन इक्वेशन का ही एक और फॉर्म, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये दोनों इक्वेशन गलत हो सकती हैं अगर बफर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। पीएच 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पी के वैल्यू कितनी। जैसे हमने एसिड्स के केस में वीक एसिड के लिए 3 तरह के सॉल्यूशंस की बात की, बिल्कुल वैसे ही वीक बेस के भी 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वाटर में वीक बेस ऐड किया, वीक बेस का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, क्वाड्रेटिक बना के अल्फा निकाला, पीएच आ गया, डेफिनेटली मोर देन 7। ऐसे सॉल्यूशन में वीक बेस का कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट एसिड से बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इसको हमने खुद ऐड किया और इक्विलिब्रियम वीक है। दूसरा है, इस वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है B+, उसका कोई सॉल्ट वाटर में ऐड किया जाए, और इसमें डेटा हमें वीक बेस का K भी गिवन है। अब यहाँ पर जो B+ है कैटायन, वो वीक एसिड की तरह वाटर से रिएक्ट करेगा और सॉल्यूशन को बना देगा एसिडिक। हमें वीक बेस का K भी गिवन है, उससे हमने
कैटायन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे और ये सॉल्यूशन डेफिनेटली एसिडिक होगा। तीसरे तरह का सॉल्यूशन होगा जहां पे हमने वीक बेस भी ऐड किया है, उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट भी ऐड किया है। ये केस बनेगा बफर का। इसमें आप देखो वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड दोनों का कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, कोई बहुत ज़्यादा है बहुत कम है। इधर तो वीक बेस बहुत ज़्यादा है, इधर कॉन्जुगेट एसिड बहुत ज़्यादा है, इधर दोनों कंपेरेबल है। इसमें सीधे हैंडरसन इक्वेशन लगेगा बेसिक बफर वाला, या फिर हम इसी फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट लॉगरिथम। ठीक है, इसमें भी पीएच डिपेंड करेगा कि पी के भी वैल्यू कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। इट मे बी एसिडिक और इट मे बी बेसिक ऑल्सो। अब देखिए, हमने देखा कि वीक एसिड हो, वीक बेस हो, हाइड्रोलिसिस हो, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, यूज एजम्पशंस। एजम्पशन कब लेना है, कब नहीं लेना है, कब करेक्ट है, कब इनकरेक्ट है, ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आपको बता रहा हूँ, जिसके जरिए आप समझ सकते हो कि एजम्पशन कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। सपोज मान लीजिए ये वाला क्वाड्रेटिक देख रहे हो आप, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करने में देखिए 2-3 मिनट का टाइम लगेगा और हम यहाँ पे काफ़ी पीछे भी छूट सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एजम्पशन लिया 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1, मतलब अल्फा 1 से बहुत छोटा है, 0.1 से भी अगर कम है तो ये एजम्पशन हमारा करेक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अल्फा को नेगलेक्ट किया, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.01। फिर हमने चेक किया क्या 0.01 0.1 से लेस है, तो एजम्पशन हमारा करेक्ट। दैट मीन्स दिस सोल्यूशन इज परफेक्ट। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है इस केस में। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वाड्रेटिक देख रहे हैं। मतलब कभी भी एजम्पशन लेना हो तो पहले आप एजम्पशन लो, सॉल्व करके देखो, फिर चेक करो क्या आपका एजम्पशन सही था कि नहीं था। अगर सही था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एजम्पशन गलत है तो फिर वापस जाके क्वाड्रेटिक सॉल्व करें और एग्जैक्ट आंसर निकालें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये वाला क्वाड्रेटिक आप देख रहे हो, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पर हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया, एज्यूम किया x इज मच लेस देन 10⁻⁻3। अगर ये x 10⁻⁻3 से बहुत छोटा है तो 0.2 के रेस्पेक्ट में तो और भी छोटा होगा। दोनों जगह हमने x को नेग्लेक्ट कर दिया, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये आ गई 2 × 10⁻⁵। अब वापस हमने चेक किया क्या ये x 0.2 से कम है, बहुत कम है, तो हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है। इस तरह से हम एजम्पशन ले सकते हैं, पहले एज्यूम करिए, वैल्यू निकालिए और फिर चेक करिए सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। ये दूसरा वाला क्वाड्रेटिक आप देख रहे हो, सपोज हम इसमें भी चेक करें क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बच सकते हैं, क्या लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। हमने एज्यूम किया x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 10⁻⁻3, तो डिनोमिनेटर में 10⁻⁻2 के कंपैरिजन में तो और भी छोटा हो जाएगा। दोनों जगह हमने x को नेग्लेक्ट किया, सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आप चेक करो क्या ये वैल्यू 10⁻⁻3 से बहुत कम है, एजम्पशन हमारा गलत है। क्योंकि एजम्पशन गलत है तो ये सोल्यूशन करेक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से एक अंदाज़ा हो जाता है कहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और कहाँ पे हम एजम्पशन आसानी से लगा के बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, नियरली करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पुराने जेई के मेंस के कुछ 2021 के कुछ क्वेश्चंस देख लें जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। ये क्वेश्चन है, ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन H3PO3 और H3PO2 दो एसिड से किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। जो H3PO3 एसिड है इसका जो बेसिसिटी है दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इट इज ए डाई बेसिक एसिड। इसका अगर स्ट्रक्चर आप ध्यान दो, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, इसमें एक हाइड्रोजन है जो फॉस्फोरस से अटैच्ड है और बाकी दो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो ये दो हाइड्रोजन तो इसके एसिडिक हैं और ये नॉन एसिडिक है। एक और इसमें एसिड जो हमें गिवन है H3PO2, ये भी एक्सेप्शन है। इसका जो बेसिसिटी रहता है दैट इज इक्वल टू 1। इसका स्ट्रक्चर आप देखो, इसमें दो हाइड्रोजन है जो फॉस्फोरस से अटैच्ड हैं और एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो बेसिसिटी इज ओनली 1। अब देखिए जब ये रिएक्शन ऑकर करेगा, पहला केस लेते हैं टाइट्रेशन विद H3PO3। इसमें अगर हम सीधे मिलिक्यूलेंट्स को बैलेंस करें तो नंबर ऑफ मिलिक्यूलेंट्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी वॉल्यूम इनटू n फैक्टर।
तो NaOH का जो मोलैरिटी है 1, इसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 मिलीलीटर्स में, और इसका जो N फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 1। अगर हम H3PO3 के मिलीक्यूलेंट्स को निकालें तो इसका वॉल्यूम है 50, इसकी मोलैरिटी है 1, और इसका N फैक्टर हमने कहा अभी 2 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इक्वल टू 100 ml। बिल्कुल इसी तरह से जो अगला टाइट्रेशन है विद H3PO2, इसमें भी नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट्स को अगर हम बैलेंस करें बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मिलीक्यूलेंट कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर NaOH के 1 इंटू मान लीजिए वॉल्यूम है V2 और N फैक्टर 1, ये मिलीलीटर्स में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट्स ऑफ द एसिड। एसिड का हमें वॉल्यूम गिवन है 100 ml, तो यहाँ पर हमने एसिड का वॉल्यूम ले लिया 100 ml इंटू इसका मोलैरिटी हमें गिवन है 2 मोलर, और N फैक्टर इसका 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 200 ml। तो पहले टाइट्रेशन में 100 और दूसरे टाइट्रेशन में 200 रेस्पेक्टिवली। इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 3। इन प्रॉब्लम्स के जरिए मैं बस एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से रिवाइज करते हो, सारे केसेस को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हो, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग देखिए बड़ी आसान है। सिंपल एक लाइन में देखिए, 2 लाइन में देखिए, पूरा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा है। इट्स सच एन ईजी प्रॉब्लम, ईजी स्कोरिंग, बट थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स को ट्राई करना पड़ेगा। IIT मेंस में प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम आपको बहुत स्कोरिंग भी हो जाएगा। ये टॉपिक, इसमें आप अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। देखिए हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन में 2 एनायन हैं, एक तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन है, क्रोमेट आयन है, और इस सॉल्यूशन में हम स्लोली ऐड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट को। दिस इज बीइंग एडेड स्लोली, मतलब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में Ag+ की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। इसको ऐड करने से प्रेसिपिटेशन कॉज हो सकता है, तो ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हो गया। अब हमसे पूछा गया कि जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड हो रहा है तो बताइए पहले AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा या फिर सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेशन होगा। दोनों का KSP हमें गिवन है, बोथ KSP आर गिवन टू अस। तो सिर्फ KSP को देख के हम जज नहीं कर सकते, हमें लॉजिक क्या लगाना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में Ag+ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक बार चेक कर लें। अगर हमें मान लीजिए AgCl को प्रेसिपिटेट करवाना है, टू प्रेसिपिटेट AgCl क्या कंडीशन होगी? Ag+ कंसंट्रेशन इंटू Cl- कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू KSP की वैल्यू इसके लिए 1.7 इंटू 10⁻⁻10। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से अधिक हो गया तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। तो चलिए चेक करते हैं। T = 0 पर क्लोराइड हमें गिवन है, तो Ag+ कितना चाहिए होगा? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Cl- हमें गिवन है 0.1, तो ये आ गया 1.7 इंटू 10⁻⁹ मोलर। इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कम से कम, ताकि AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाए। इसी तरह से जो दूसरी पॉसिबिलिटी है सिल्वर क्रोमेट, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए कितना कंसंट्रेशन Ag+ का रिक्वायर्ड होगा? लेट अस चेक। तो यहां पर जो रिएक्शन का आयनिक प्रोडक्ट है वो है Ag+² इंटू क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन कंसंट्रेशन हमें गिवन है 10⁻⁻3। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये IP है, और KSP इसका हमें गिवन है 1.9 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करते हैं तो Ag+ कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा इक्वल टू √19 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप चेक करिए, √19 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। अब आप इन दोनों को चेक करो। एक तो ये वाला Ag+, ये वैल्यू कम है, और सिल्वर क्रोमेट को प्रेसिपिटेट करने के लिए जो Ag+ चाहिए, दिस वैल्यू इज मोर।
अब सोल्यूशन में धीरे धीरे Ag+ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो पहले Ag+ कम वाली वैल्यू को अटेन करेगा, फिर ज्यादा वाली वैल्यू को अटेन करेगा। तो फर्स्ट प्रेसिपिटेशन होना चाहिए AgCl का। पहला ऑप्शन कह रहा है Ag+ प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट बिकॉज KSP इज हाई, ये गलत है। AgCl पहले प्रेसिपिटेट आउट तो करेगा, लेकिन इसलिए करेगा क्योंकि उसके लिए Ag+ हमें कम चाहिए, नॉट बिकॉज KSP इज हाई। दूसरा तो गलती है, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ, AgCl प्रेसिपिटेट फर्स्ट एज अमाउंट ऑफ Ag+ नीडेड टू प्रेसिपिटेट इज लेस, क्योंकि AgCl के लिए Ag+ कम चाहिए, तो ऑप्शन हमारा 4 विल बी करेक्ट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। तो कुल मिला के आप देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर आप केसेस को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हो, उसके लिए आपको बेसिक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो अदरवाइज देखा जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत इजी है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और एक स्कोरिंग टॉपिक्स को बनाइए जेईई मेंस के लिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।